हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत हो। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से होगा कि कोई चार्ज का सिस्टम है और उसमें कोई तीसरा चार्ज रखना है और चार्ज मतलब इस टाइप का होना चाहिए और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि उसके वजह से पूरा सिस्टम क्या हो, पूरा निकाय संतुलन में रहे। तो चार्ज की प्रकृति कैसी हो और उसकी वैल्यू कितनी हो कि चार्ज पूरी तरह से क्या हो और पूरे सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है ना। तो हम उस टाइप के कुछ 2-3 सवाल करेंगे। ठीक, चलिए। तो पहला सवाल हमारा है कि दो क्यू आवेश, मान लीजिए कैपिटल क्यू है। पहला सवाल है कि दो क्यू आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं, परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं या स्थित है। उनके मध्य बिंदु पर, उनके मध्य बिंदु पर q आवेश रखा जा रहा है। ठीक है ना। पर q परिमाण का तीसरा आवेश, ठीक है ना, रखा जाता है, रखा जाता है। तो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जो हम Q रख रहे हैं, Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी प्रकृति क्या होना चाहिए कि सिस्टम जो है वो संतुलन में हो। ठीक है ना। इसका मान क्या हो, प्रकृति क्या हो कि संपूर्ण सिस्टम संतुलन में हो। इसका मान तथा प्रकृति क्या हो कि संपूर्ण निकाय संतुलन में हो ना, कि संपूर्ण निकाय जो है संतुलन में हो। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या है, यहाँ पे दिया है कि दो चार्ज हैं Q और एक चार्ज ये भी Q है। इसके बीच में रखना है, उनके बीच की दूरी क्या है, R है। अब इसके बीच में Q रखना है, परिमाण का तीसरा चार्ज रखना है Q। तो Q की वैल्यू निकालना है कि Q की वैल्यू यहाँ क्या रहना चाहिए कि चार्ज, दोनों चार्ज से संतुलन में बना रहा है, कोई चार्ज इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। और बीच में रखना है, तो ये मान लीजिए Q को हमने इसी की वैल्यू प्रकृति निकालना थी। ये दूरी r/2 हो गई और ये दूरी r/2 हो गई। तो देखिए होना क्या चाहिए कि इस चार्ज को संतुलित रहने के लिए, इस चार्ज को संतुलित रहने के लिए जरूरी है कि ये वाला जो चार्ज हो वो नेगेटिव हो। क्या हो, नेगेटिव हो, यानी बीच में रखा हुआ है। तो यानी कि इस निकाय के संतुलन के लिए Q का ऋणात्मक होना आवश्यक, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा तभी तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इसको भागने से रोकेगा। क्योंकि ये वाला चार्ज इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो इसे रोकने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ताकि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाए। ये वाला इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो इसे रोकने के लिए इसका नेगेटिव होना जरूरी है ताकि इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रोक सके। ठीक है ना। तो ये अगर सेम नेचर का हो गया तब तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। तो निकाय के लिए निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि क्या है, Q नेगेटिव हो, Q नेगेटिव हो। ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, तथा निकाय के संतुलन के लिए, निकाय के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, अब जाहिर सी बात है Q नेगेटिव हो गया तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा।
है ना। क्यू की वैल्यू हमने क्या रख लिया, नेगेटिव, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब हम फोर्स की डायरेक्शन लगा देंगे तो जो इस सूत्र में माइनस नहीं रखेंगे। अब देखिए ये तो इसके ऊपर इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इसके तरफ क्या क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब है अगर इसे पॉइंट हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसे हम सी मान लेते हैं या पी मान लेते हैं, चलिए पी, तो क्या होगा कि जो हमारा फोर्स होगा इनके इनके बीच का फोर्स, यानी कि ये इस पे लगा रहा है, तो कहने का मतलब बी ए ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, ये इस पे जो लगा रहा है, तो होना चाहिए एफ ए पर पी का कितना, या यहाँ वो इस पे लगा रहा है ये भी देख सकते हैं, तो बी पे ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो बराबर होना चाहिए इसके फोर्स बी पर पी के द्वारा, बी पी के, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। किसी एक कंडीशन का इस्तेमाल करके हम क्यू की वैल्यू, अब तो ये नेचर पता हो गया कि निगेटिव प्रकृति का होना चाहिए, तो क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी दोनों को मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो एफ बी ए इक्वल टू हो जाएगा एफ ए पी, तो देखिए इनके इनके बीच का फोर्स 1/4 क्यू इंटू क्यू, बीच की दूरी दोनों क्या है आर स्क्वायर, इधर 1/4 ये क्या है कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, बीच की दूरी r/2 का स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, एक क्यू कैंसिल, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा q/r², यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल क्यू सॉरी r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा q/4 स्मॉल क्यू r², तो ये कट जाएगा, तो स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा कैपिटल Q/4, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव प्रकृति का होना चाहिए, ठीक है ना, यानी Q बराबर -Q/4 होना चाहिए, ठीक। तो संतुलन निकाय में इस टाइप का रहेगा, जब Q निगेटिव होना चाहिए और वैल्यू होना चाहिए इस -Q/4, Q/4 परिमाण का चार्ज यहाँ पे नेगेटिव रखा जाएगा, तो ये सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतुलित रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक। चलिए चलिए दूसरा सवाल क्या है, जैसे हमारा दूसरा सवाल है इसी में, जैसे ये है स्क्वायर है, ठीक, इस पे प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, सी पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी पॉइंट, ठीक। आर आर दूरी पे है, सबके बीच की दूरियां मान लो आर है, आर। अब इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखना है ना, जैसे क्यू कोई चार्ज है, जैसे क्यू की वैल्यू निकालना है, यहाँ क्यू रखा नहीं जाता, क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, प्रकृति निकालना है कि क्यू के किस मान और किस नेचर के लिए पूरा सिस्टम निकाय में संतुलन में होगा। तो यहाँ सवाल है कि क्यू के किस मान के लिए, जैसे हम क्यू के स्थान पे कोई दूसरी भी चीज रख सकते हैं, एक्स मान सकते हैं कि एक्स यहाँ रख दें, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा कि सिस्टम संतुलित में होगा यानी
इसमें क्यू का चार्ज मतलब क्यू का परिमाण कितना होगा, किस प्रकृति का। जाहिर सी बात है कि प्रकृति तो नेगेटिव रहेगी, ये भी बताएंगे, क्योंकि किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा, क्या होगा, निकाय संतुलन में होगा, ठीक है ना। अब देखिए, और ये चीज यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखिए कि क्यू के किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमें केवल कंडीशन प्राप्त करनी है, तो कंडीशन एक जगह से मिल जाए। जो प्रक्रिया हम इस चार्ज के लिए लगाएंगे वही इसके लिए लगेगी, वही इसके लिए लगेगी, वही लिखे थे। एक कंडीशन लगाएंगे जिससे हमें उस कंडीशन से हम वैल्यू क्यू की प्राप्त कर लेंगे। जाहिर सी बात, निकाय संतुलन में होने के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि निकाय को संतुलित होने के लिए क्यू का मान नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक जगह हम लगाते हैं, जैसे कि ये इस चार्ज को हमें संतुलन रखना, वही यही जो ये कंडीशन जो यहाँ लगेगी वही तीनों पे लगेगी, तो कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी पर ये इस पे फोर्स लगाता इस डायरेक्शन में, तो हम इसे कहेंगे कि एफ सी पे लगा रहा है बी के द्वारा, और उसी तरह से ये डी लगा रहा सी पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा चलिए ये दूसरे वाले पे ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है पे, ठीक है ना। चलिए इस पे मान लेते हैं कि ये फोर्स लगा रहा है इस पे, तो हो जाएगा यह एफ ए लगा रहा डी पे, डी ए इस डायरेक्शन में, ये लगा रहा है इस पे, डी पर सी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो डी सी, ठीक। ये इधर, तो परिणामी इनका बीच से जाएगा, परिणामी को हम मान लेते हैं एफ डैश, परिणामी को क्या मान लेते हैं, एफ डैश मान लेते हैं, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक। अब ये इस चार्ज को इस तरफ ले जाएगा, तो इसको रोकने के लिए, इसका मतलब है यहाँ एक फोर्स लगना चाहिए, इसको रोकने के लिए, वही कंडीशन तीनों चार्ज के लिए थी, इसको रोकने के लिए एक फोर्स इधर चाहिए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। है कि नहीं। हाँ, एक चीज और है कि ये जो तीनों चार्ज लगा रहे हैं ना इसके फोर्स, सॉरी यहाँ पे एक फोर्स इसके द्वारा भी लगेगा, ये भी इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो वो क्या होगा, बी डी पे लगा रहा है, तो हो जाएगा ये फोर्स हो जाएगा बी डी बी, ठीक। तो इन दोनों का परिणामी और ये दोनों इधर काम कर रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक लाइन में, ऐसा हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे जो चार्ज क्यू रखा है ये किस प्रकृति का होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी क्यों हमने पहले कह दिया नेगेटिव, इसलिए कि ये दोनों फोर्स इस चार्ज को इधर खींच के ले जाएंगे, तो इसे रोकने के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी ये इसको खींचेगा किस बल से, मान लेते हैं ये सेंटर ओ है, तो ये हो जाएगा फोर्स ओ लगाएगा डी पे, तो डी ओ, ठीक। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि ये संतुलन में है, तो Q की वैल्यू क्या है, तो हम इन दोनों को बराबर, इस फोर्स को इन दोनों फोर्स के बराबर दिखा देंगे, तो हमें Q की वैल्यू मालूम हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए इस Q पे ये तीनों फोर्स लगा रहे थे, दो इधर जा रहे हैं, परिणामी यहाँ आएगा, और एक सीधे सीधे लगा रहा था, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स इधर चाहिए,
तो इसके लिए निगेटिव होना चाहिए। अब इन दोनों को हम बराबर दिखा करके क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, तभी तो क्यू तो बैलेंस में रहेगा। तो निकाय के संतुलन के लिए क्या होगा, निकाय के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा एफ डैश फोर्स है और एफ डी वी फोर्स है, ये दोनों मिल के बराबर होना चाहिए एफ डी ओ के द्वारा जो इस पे लगाए गए। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो देखिए ये पूरा आर आर है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, √2r, ठीक है ना। अब देखिए एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो पहले हम एफ डी सी क्या है, एफ डैश जो होगा, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो एफ डैश जो होगा वो क्या होगा, एफ डी सी का स्क्वायर एफ डी ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ डी सी इंटू एफ डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब यहाँ पे कितना है 90, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं के डैश स्क्वायर, ओके के डैश और क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के डैश क्यू स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, वही ना, हाई चीज तो 0 हो गई। अब इन दोनों में सेम चीज है, स्क्वायर है, ये कॉमन हो जाएगा, तो एफ डैश हो जाएगा √2, जैसे इसको हम बाहर ले लेंगे, स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 2 बचेगा √, तो ये कड़ी हो जाएगा के डैश क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये। और ये जो होगा, ये वाला जो फोर्स होगा एफ डी बी, ये हो जाएगा के डैश और उनके बीच की क्यू स्क्वायर, बीच की दूरी √2 आर का होल स्क्वायर, तो मतलब है के डैश क्यू स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, ये एफ डी बी हो जाएगा, ठीक। अब वही चीज यहाँ पे रख दीजिए, देखिए ये √2 के डैश क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के डैश क्यू स्क्वायर 2 आर स्क्वायर। के डैश का मतलब आप समझ लीजिए, हमने शुरू में ये लिया था इसको 1/4 किसी किसी किताब में के है, तो हमने यहाँ पे के को सापेक्ष विद्युतशीलता लिया हुआ है। अब देखिए डी ओ, ये वाला फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि ये दूरी निकालना पड़ेगा, तो ये दूरी हमने कल निकाला था, तो r/√2 आई थी, r/√2, अगर इसे ए मानेंगे तो a/√2, इसका आधा करिए, तो परमेकरण करने का मतलब √2 से ऊपर नीचे गुणा करिए, तो ये दोनों मिलकर कैंसिल कर देगा इसको, और r/√2, तो यहाँ पर हो जाएगा के डैश, चार्ज क्या है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इसी वैल्यू निकालेंगे, बाद में हम यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, लेकिन बाद में हम जब आंसर लिखेंगे तो माइनस ले लेंगे। बीच की दूरी क्या है r/√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें के डैश क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, √2 बचेगा, 1/2 बचेगा, इधर से के डैश स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर। तो देखिए ये और ये इधर से कट जाएगा, एक क्यू यहाँ बचेगा, ठीक है ना। तो इसे मिटा देता हूँ, तो होगा क्या कि इधर क्या बचा, इधर बचा √2 1/2, और उधर क्या बचा, उधर बचा 2 स्मॉल क्यू बचा ना, इधर एक कैपिटल क्यू बचा हुआ है, तो यहाँ से देखिए स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, q/2 √2 2। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा
हर Q/4 हो जाएगा और √2 प्लस 2√2 + 1 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करके +1 के बटा 2 करेंगे, 2 दूना 4, लेकिन ये किस प्रकृति का होगा? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव मैंने क्यों लिखा है, पहले ही से हमने कह दिया है कि वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे ले भी सकते हो, क्योंकि हमने तो डायरेक्शन लिया ही है, इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव होगा तभी तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यानी वो चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से -Q/4, ये Q की वैल्यू उतना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये चारों चार्ज इसके साथ बैलेंस में रहेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल इसी तरह का ट्रायंगल पर देख लेते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट आंसर है, इसको याद रखिएगा, ये कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक तीसरा सवाल है, एक ट्रायंगल की तरह का है, ठीक है ना। ट्रायंगल मतलब तीसरा ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके कोने पर +Q चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पे साइन नहीं, इसका मतलब Q है, ABC, ठीक। अब क्या है कि इसके सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज रखना है Q, तो Q की प्रकृति और Q का मान क्या होगा कि पूरा सिस्टम संतुलित में रहे। तो Q के किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा, यहाँ पे Q के किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा, मतलब है Q की प्रकृति भी बताना है। Q की प्रकृति बताइए, प्रकृति क्या होगी, है ना। ये तो देखिए थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री आना चाहिए, चलिए उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए, हम एक किसी चार्ज को संतुलन कंडीशन ले रहे हैं, वही प्रक्रिया इन दोनों पर भी लगेगी, ठीक है ना। जैसे ये इस पे फोर्स लगा रहा है, C इस पे लगा रहा है, तो ये कितना लगा रहा है, B पे C द्वारा लगाएगा फोर्स, और ये इस पे लगा रहा है, तो ये लगा रहा है B A पर। देखिए, समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का परिणामी ठीक बीचों बीच से जाएगा, क्योंकि उसे हम F' मान लेते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये कितना आएगा, तो Q' मान लीजिए, दूरी R है, ठीक है ना। R है, A भी मान सकते हो, जो भी मानना, तो R² हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, तो भी R दूरी पर है, Q चार्ज है, तो इसकी भी हो जाएगी K'(Q²/R²), इसकी भी वैल्यू हो जाएगी, दोनों को F मान सकते, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों का परिणामी इस डायरेक्शन में आएगा, इधर तो कोई चार्ज नहीं था, अगर स्क्वायर होता तो एक चार्ज यहाँ होता तो एक फोर्स और लगाता, तो 2 ठो इधर लगते। अब इस चार्ज को, ये क्या फोर्स इस चार्ज को इधर ले जाएगा, तो इसे रोकने के लिए एक फोर्स यहाँ से यहाँ होना चाहिए, तो ये फोर्स इधर लगेगा कब, जब ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो Q का मान नेगेटिव होना चाहिए, निकाय के संतुलन के लिए, निकाय के संतुलन के लिए Q को नेगेटिव होना चाहिए। अब उसे जो Q की वैल्यू निकालेंगे उसका नेगेटिव ले लेंगे, तो इधर भी एक फोर्स होना चाहिए इसको। अब ये दोनों फोर्स को बैलेंस करके Q की वैल्यू निकाल देंगे, तो Q की वैल्यू अगर उतना आ जाएगी तो ये फोर्स बैलेंस, यानी Q को जाने नहीं देगा, यानी सिस्टम संतुलन में। तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, इसे O मान लेते हैं,
तो उस फोर्स को हम कहेंगे कि O लगा रहा है B पे ना, तो BO। ठीक है। अब जरूरी है कि हमें VO की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये दूरी तो हमें पता थी, ये दूरी हमें पता थी। ठीक है ना। तो हम निकाय के संतुलन के लिए फोर्स क्या होगा, निकाय के संतुलन के लिए, निकाय के लिए संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला फोर्स जो F डैश हम ले रहे हैं वह बराबर होना चाहिए किसके, BO की। ये होना चाहिए, है ना। ये वाला इन दोनों का जो परिणामी है इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। ये कंडीशन है। अब हमने इन दोनों फोर्स की वैल्यू तो निकाल ली, अब इनकी परिणामी क्या है, F डैश निकालना है। तो इन दोनों को मान बराबर है तो उसे F निकाल सकते हैं। तो F डैश क्या होगा, इसको हम F मान लेते हैं, इसे भी F मान लेते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यह हो जाएगा F स्क्वायर 2F स्क्वायर और cos 60 F स्क्वायर, क्योंकि F1 F2 होता है तो दोनों बराबर है तो F स्क्वायर आएगा, तो हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 कट जाएगा, मतलब 3F स्क्वायर, मतलब √3F, मतलब हो जाएगा √3K डैश Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब जरूरत है हमें BO निकालने के लिए, BEO फोर्स। तो ये दूरी भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये दूरी हमें पता होना चाहिए। तो हम तो ट्रायंगल में हम ज्योमेट्री लगाएंगे कि ये इसकी मध्यिका मान लीजिए ये है, तो इसको 2 और 1 के रेशियो में विभाजित करती है। ठीक है ना, इसके 2 और 1 के रेशियो में इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, और ये जब इसकी मध्यिका है तो ये R/2 हो जाएगा। तो हम ये वाला इसको हम ले लेते हैं D, हाँ D ले लेते हैं। चलिए, तो हमें DO अगर पता हो जाए, तो ये पता है, ये अगर हमको पता हो जाए तो हम जाहिर सी बात है BO निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब कैसे निकाला जाए, तो पहले हम निकाल लेते हैं AD। ठीक है ना, AD निकाल लेते हैं। तो AD हमारा कितना आएगा, तो उसका हम वहां से हमें अगर ये चाहिए, देखिए यहाँ पर हमें रेशियो लगाएंगे कि हमको अगर DO चाहिए तो अनुपात ये है, तो टोटल अनुपात है ना, और गुणे इनकी पूरी दूरी से गुणा कर देते हैं। देखिए क्या होता है अनुपात में, आप देखिए ये 2 और 1 के अनुपात में होते हैं, तो यहाँ में भाग होता है और जो हम पोर्शन लेते हैं यहाँ कुल भाग होगा, मतलब अनुपाती योग। तो कोई एक अनुपात ले लेंगे, जैसे हमें पहला अनुपात क्या है, DO है। ठीक है ना। तो कुल अनुपाती योग लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ये 1 पार्ट है ना, सॉरी ये 1 पार्ट है, 1 + 2 कुल अनुपाती योग, और पूरी इसकी लंबाई क्या है, वो AD है। तब हमें क्या मिलेगा, ये DO की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो पहले हम AD निकाल लें कितना है, अनुपात में आप जानते हैं। तो AD पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, AD क्या होगा, तो √ कर्ण क्या है, R² में से BD R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो R² R²/4, 4 में से R जाएगा 3/4 R², मतलब √2/2R होगा। ठीक है ना। अब यहां से देखिए DO अनुपात निकालना है, तो ये कितना भाग है, DO क्या है, 1 भाग है, AO 2 भाग है, तो 1 भाग
1 पोर्शन है, बटे लिखते हैं अनुपाती योग, तो 1+2 मतलब यहाँ अनुपाती योग हो जाएगा, और गुणे उसकी पूरी लंबाई ली जाएगी, तो गुणे क्या होता है AD, ठीक है ना। तो यहाँ से DO निकल जाएगा, तो DO की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये 1 है बटे 3 हो गया, और AD की वैल्यू क्या है, कड़ी में 3/2 आ गया, यही ना है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण भी आप कर सकते हैं। परिमेयकरण का मतलब है कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो ये कड़ी में मिलके ये कैंसिल हो जाएगी, तो DO बराबर क्या हो जाएगा, R/2 कड़ी में 3, तो ये DO की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए हम ऊपर का ये चीज मिटा देते हैं, हालांकि इसकी वैल्यू हम लास्ट में याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में इतनी कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे कि ये VO का मान क्या। अब हमें याद हो गया DO की वैल्यू ये होती है, और VO का हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए VO, देखिए ये वाला चीज एक समकोण त्रिभुज है ना, हमें R/2 मिला, और ये मिला R/2 कड़ी में 3 मिला, अब VO निकल जाएगा यहाँ से, पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो जोड़ देंगे ना R/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें इसमें कर्ण निकालना, उस समय हमें लंब निकालना था, तो कर्ण के वर्ग में से इसको घटाए थे, और ये हो जाएगा कितना है, R/2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा ये R²/4 हो जाएगा, ये R²/4 या 12 हो जाएगा। ठीक, तो इसका 12 LCM हो जाएगा, 4×3 12, 3R² प्लस R², यही ना, 4×3 12, 3R, 12 कम 12 1R, तो 3 1 4², 4 से काट देंगे, फिर 4R² होगा, 4×3 12, तो R²/3 आएगा, इस तरह से। ठीक है ना, अब इसको बाहर लेंगे तो R/√3 आएगा। ठीक, तो हमने ये कैलकुलेशन की, हम है पहले कर लिए हैं, तो कुछ चीजें इसमें मिटा दें। ठीक है, तो अब हम इस फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो F' की वैल्यू हमें मालूम हो गई, और उसे हम कहीं लिख लेते हैं। चलिए F' की वैल्यू क्या हो गई, √3 K'(Q²/R²), अब इसे हम मिटा देते हैं। अब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो हो जाएगा K', इन दोनों में कैपिटल Q स्मॉल q, ये माइनस में रहेगा, लास्ट में हम लिखेंगे, और दूरी BO होती है का स्क्वायर, तो वो है R/√3 का होल स्क्वायर, तो K'(Q स्मॉल q) R², और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे, 3 ऊपर चला जाए। ठीक, अब हम इसे पर यहीं पर रख देते हैं, यानी F' बराबर FBO होना चाहिए, तो F' की वैल्यू कड़ी में 3 K'(Q² R² है, इसकी वैल्यू K' कैपिटल Q स्मॉल q 3R², तो ये और एक Q कट जाएगा, तो स्मॉल q बराबर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे कड़ी में 3 मिलेगा, कैपिटल Q और 3। ठीक है, लेकिन हम परिमेयकरण कर लेंगे इसका, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये दोनों मिलकर के इसको कैंसिल कर देंगे, तो Q बराबर आ जाएगा Q√3, लेकिन नेगेटिव, तो ये होना चाहिए, याद रखें। तो VO की वैल्यू याद रखिएगा, ये होती है दिमाग में R/√3, या डायरेक्ट उत्तर भी याद कर सकते हैं Q/√3, Q की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके निकाल संतुलन में आएगा। ठीक है,
चलिए एक सवाल और देखते हैं आखिरी, इसके बाद फिर कल लगाएंगे। एक न्यूमेरिकल का वीडियो और आएगा आगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अनुपात वाला आप जानते हैं क्या होता है। जिस भाग को मालूम करना वो भाग बटे अनुपाती योग और गुणे उसकी टोटल लंबाई, तो वो भाग हमको रेडियन मैग्नीट्यूड में मिल जाता है। ठीक है ना। तो एक सवाल और है, ये भी अच्छा ही सवाल है, इसका भी आंसर कि चौथा है या जो भी है। एक आवेश Q को दो भागों में किस प्रकार विभाजित किया जाए। दो भागों में किस प्रकार विभाजित किया जाए कि उन्हें परस्पर कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करे। अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करे। अब Q को दो भागों में विभाजित करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना Q के दो भाग को एक Q डैश ये वेरिएबल है, तथा दूसरा भाग, जब एक भाग Q डैश मान लें तो दूसरा भाग कैसे मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है। इसी को कम ज्यादा करेंगे तो ये दूसरा वाला भाग जो आएगा तो ये बदल सकता है, तो वेरिएबल है। में विभाजित किया जाता है ना, में विभाजित किया जाता है। ठीक है। तो Q को ऐसे Q को Q डैश तथा में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना। और मान लेते हैं कि इन्हें R दूरी पर रखा जाता, और इन्हें स्मॉल r दूरी पर रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक Q डैश हो गया और एक Q माइनस Q डैश हो गए, इनको R दूरी पे रखा जाता है। तो के बीच अधिकतम, अब इनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करने के लिए ये बताना है कि Q डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए कैलकुलस में हम एक चीज पढ़ते हैं कि कोई भी चीज को अधिकतम लाने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स जो होता है वो 0 होता है। जैसे फोर्स है इनके बीच प्रतिकर्षण, और इसमें चार्ज वेरिएबल है, तो चार्ज के साथ इसका डिफरेंशियल, यानी कि कहने का मतलब है कि बल अधिकतम होने के लिए, यानी F को अधिकतम होने के लिए कंडीशन क्या है, अधिकतम होने के लिए, तो इसका हम Q के साथ डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि हमारा dF और dQ डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए। dQ डैश इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे वो चीज लेते हैं जो वेरिएबल लेते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है, Q डैश है, वो बदलेगा और ये तो फिक्स है। तो हम फोर्स को इसके सापेक्ष इंटीग्रल का मान अगर 0 होता है तो हम मानते हैं कि F, ये कंडीशन है कैलकुलस में, इसको आप पढ़ेंगे उच्चिष्ठ निम्निष्ठ में। तो ये कंडीशन है किसी चीज को मैक्सिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ 0 होना चाहिए, तो इससे हमें उसकी कंडीशन मिल जाती। ठीक है ना। तो इसका मतलब फोर्स का चार्ज के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव माने प्रथम अवकलन का मान 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है F को अधिकतम होने के लिए। ठीक।
तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स क्या हो जाएगा, के डैश है क्यू माइनस क्यू डैश इंटू क्यू डैश बटे इनके बीच की दूरी है। इसी का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव्स करना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना। तो हमें करना क्या है, डी एफ डी क्यू डैश, यानी क्यू के सापेक्ष, क्यू डैश के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना। तो यानी कि दे क्यू डैश के डैश क्यू माइनस क्यू डैश अपान आर स्क्वायर और यही इक्वल टू 0 दिखा देना। ये कंडीशन है। अब जाहिर सी बात है कि जो चीज इसमें कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगी। कांस्टेंट क्या है, के डैश आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो के डैश आर स्क्वायर बाहर आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे डी क्यू डैश, अंदर हो जाएगा क्यू डैश क्यू माइनस क्यू डैश, ठीक है ना, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो अब क्या होगा कि हम अब भाग वाला डेरिवेशन आप जानते हैं कि जैसे हम दो चीज है, जैसे हम ए बी है, इसको हम टाइम के साथ या किसी वेरिएबल के साथ उसका या एक्स के साथ इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते, अरे डिफरेंशियल करते हैं, तो होता क्या है कि इसमें फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये हमारा फार्मूला चलता है। तो ही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये तो इधर आके 0 हो जाएगा, के डैश अपान आर स्क्वायर, है ना। ये मान ली 0 नहीं होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दो चीज का गुणनफल अगर 0 है तो उसमें एक 0 होगा, तो ये नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो देखिए किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट मान लो क्यू डैश को लेते हैं, तो इन डिफरेंशियल इसका करेंगे तो क्यू तो कांस्टेंट हो, उसका 0 हो जाएगा, और क्यू डैश का क्यू डैश के सापेक्ष होता है, तो जैसे कि एक्स के सापेक्ष एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1, और किसी कांस्टेंट का करेंगे तो 0 होता है। ये चीज हम याद रखिएगा। तो क्यू कांस्टेंट है, पूरा चार्ज क्यू है, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सेकेंड में क्या हो जाएगा, क्यू डैश है, क्यू डैश के ही सापेक्ष है तो -1 होगा, लेकिन माइनस है -1 प्लस, अब क्या होगा, ये लिखा जाएगा और इसका होगा, है ना। तो ये क्यू डैश का क्यू डैश के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू डैश प्लस क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल टू 0। ये दोनों जुड़ जाएंगे, -2 क्यू डैश प्लस क्यू इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि 2 क्यू डैश इक्वल टू क्यू, इसका मतलब क्यू डैश हो जाएगा क्यू बाई। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम अधिकतम फोर्स इनके बीच काम करेगा कब, जब क्यू डैश कितना हो, क्यू बाई 2 होना चाहिए। तो जब ये क्यू बाई 2 हो तो इधर भी क्यू बाई 2 हो, यानी कि जब वो चार्ज बराबर आधा आधा होंगे, इनके आर दूरी पर रखे जाएंगे, तब जाके उनके बीच मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये हमारी कंडीशन है कि फोर्स का चार्ज, देखिए आर फिक्स है, क्यू फिक्स है, तो बदलने वाली कौन चीज है, क्यू डैश। तो हम उस फोर्स का क्यू डैश के सापेक्ष जो फर्स्ट इंटीग्रल होता है, प्रथम अवकलन, उसका इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है फोर्स को अधिकतम होने के लिए, ठीक है ना। कैलकुलस में ये कंडीशन है, तो आप बायो के भी स्टूडेंट हो तो इसे याद रखिए कि फर्स्ट अवकलन उसको 0 के बराबर होता है अधिकतम होने के लिए कोई चीज, ठीक है ना। वहां पे डिटेल में बताई गई है, वहां पे एक चैप्टर है उच्चिष्ट निम्निष्ट करके, ठीक है ना। तो उसमें कंडीशन बनाई गई है कि कब उच्चिष्ट होगा, कब निम्निष्ट होगा, ठीक है ना। वहां पे पता करने के लिए इसका डबल डिप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए तो उच्चिष्ट होगा, डबल डिप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए तो निम्निष्ट होना चाहिए, मैक्सिमम होने के लिए ये कंडीशन होती है। फिर उन्हें निम्निष्ट निश्चिष्ट करने के लिए फिर कंडीशन निकाली जाती है, तो उच्चिष्ट के लिए नेगेटिव, निम्निष्ट के लिए पॉजिटिव, ये जिनका डबल डिफरेंस है। लेकिन पहला यही होता है कि कोई चीज मैक्सिमम होने के लिए फर्स्ट डेरिवेशन का 0 होना चाहिए। तो फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो फोर्स का फर्स्ट डेरिवेशन अब देखना है किसके साथ लेना है। तो यहाँ आर कांस्टेंट है, क्यू, तो
क्यू डैश बचा तो उसके सापेक्ष इसका फर्स्ट डेरिवेशन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो आप इसका रिजल्ट याद रखें, Q/2 होना चाहिए अगर चार्ज है, ठीक है ना। तो आज हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है बताए, जो कि बोर्ड लेवल में तो नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन में ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसका रिजल्ट आप याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब हम कल एक वीडियो लेक्चर फिर बनाएंगे न्यूमेरिकल पे ही, तो उसमें कुछ बेसिक सवाल जो बोर्ड लेवल के सवाल हैं, तो 4-5 सवाल उसमें भी लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर में यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।